Hello बच्चों, myself Vishnu Kanti. I am your SST teacher. Today teach SST class. SST क्लास में आज आप लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यह अध्याय वैश्वीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैश्वीकरण। यह अध्याय जो है वो वैश्वीकरण विश्व स्तर पर सभी महाद्वीप सभी महादेश एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए थे, वो सारी चीजें कौन कौन से ऐसे माध्यम थे जिनकी वजह से विश्व स्तर पे सभी देश एक दूसरे से जुड़ते हुए जा रहे थे। तो यह अध्याय जो है वो वैश्वीकरण पे पूरी तरह से आधारित है। वैश्वीकरण क्या है? यह व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। नौकरियां, सामान और कुछ बीमारियां, मवेशी, जानवर, इन सभी का एक देश से दूसरे देशों को स्थानांतरण होना, खाने पीने की चीजों का एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना, ये सब क्या है? वैश्वीकरण था। उसके बाद 15वीं शताब्दी अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है कि लोग एक देश से दूसरे देश में भ्रमण के लिए जाया करते थे। इसी प्रकार से इसी सीरीज में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये क्या थे? अपने व्यापारिक भाइयों को ढूंढने में, कहाँ कौन सा व्यापार हो रहा है, इन चीजों की खोज करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जल मार्ग के द्वारा आते जाते रहते थे। इसी प्रकार इन्होंने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। सबसे पहले सिल्क रूट से सामानों को लाना ले जाना स्टार्ट था। इससे भी पहले अगर देखा जाए तो सिल्क रूट बहुत ही प्राचीन, यानी ईसा पूर्व शताब्दी से भी पहले सिल्क रूट का प्रारंभ हुआ। सिल्क रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले सिल्क का आयात निर्यात इन रास्तों से, इन मार्गों से हुआ करता था, इसलिए इनको सिल्क रूट कहा जाता है। और लोगों का आना जाना, एक देश से दूसरे देश को आना जाना, इसी प्रकार से चल रहा था। इस प्रकार वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर हमारे देश की दैनिक जीवन की प्रतिक्रियाएं ही बदल दी। क्योंकि अब हम व्यापारिक चीजों का उत्पादन करने लगे और विश्व स्तर पर बाजारों में उन सामानों को ले जा करके बेचने लगे। इसके बाद देखा जाए तो 18वीं सदी का समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत, चूंकि चीन और भारत में सिल्क बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता था और दूसरे देशों में ले जाकर के इनको निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था व्यापारियों के द्वारा। तो चीन और भारत दुनिया के महाशक्ति, यानी दुनिया के बहुत शक्तिशाली देशों के रूप में उभर रहे थे। आर्थिक स्तर से अगर देखा जाए तो अब यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया था। यहाँ से, एशिया से व्यापारी लोग अपने यहाँ का सामान लेकर के जाते थे। यूरोप के व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ से सामानों को लेकर के, खरीद करके जाते थे। यूरोप की बाजारों में उन्हें अच्छे मुनाफे के साथ उन्हें बेचते थे। तो ये क्या था? यूरोप जो है वो विश्व व्यापार का केंद्र बन गया था पूरी तरह से। आधुनिक युग से पहले क्या था? जब ये जो हमारा आधुनिक युग चल रहा है, इसके पहले क्या था? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग बहुत ही प्राचीन मार्ग है। जो रेशम मार्ग ईसा पूर्व शताब्दी से भी पहले का मार्ग था। भारत और चीन से बहुत ज्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन होता था और ये रेशम जो है दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। यूरोप जैसे देशों को रेशम निर्यात किया जाता था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे देश से, चीन से विश्व स्तर पर चीजों का आदान प्रदान होता था। इस प्रकार यूरोप के लोग हमारे यहाँ आते थे और वस्तुओं को खरीद करके ले जाते थे। बच्चों, रेशम मार्ग का तो आपने जाना, रेशम मार्ग के माध्यम से दुनिया विश्व स्तर पे एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़ रही थी, यानी आपस में चीजों का आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो भोजन की यात्रा, भोजन भी, चूंकि उस टाइम पे लोग अपने यहाँ का भोजन अपने साथ ले जाया करते थे और रास्ते में जहाँ उन्हें भूख लगती थी वहां बैठ के वो खाते थे। तो भोजन की यात्रा भी होती थी उस टाइम पे। पैघेस्ती और आलू, जैसे पैघेस्ती और आलू ये मुख्य आहार हुआ करता था उस टाइम पे। जो लोग अपने यहाँ से जाते थे अपने साथ चीजों को बनवा करके ले जाते थे और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अपना ही भोजन वो किया करते थे और जहाँ पे वो जाते थे लोग उनके भोजन को देखते थे
और वो भी अपने यहाँ ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे व्यापारियों का आना जाना बढ़ता गया, भोजन की यात्रा भी बढ़ती चली गई। अपने यहाँ की चीज़ें लेकर के दूसरे देशों में जाते थे, वहाँ के लोग भी खाना पीना वैसी चीज़ों को पसंद करने लगे और धीरे धीरे भोजन का आदान प्रदान होने लगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जैसे नूडल्स चाइना से आया और पास्ता अरब से। नूडल्स का विकास कहाँ हुआ? चाइना में हुआ था। और पास्ता, अरब देश के व्यापारी जो थे वो पास्ता अपने साथ लेकर के आते थे एशिया महाद्वीप में, और विश्व के जहाँ जहाँ भी जाते थे वो पास्ता लेकर के जाते थे, खाते थे, और विश्व में इसी प्रकार से नूडल्स और पास्ता का विकास हो गया, प्रसार हो गया। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ गया। कई बार जो है नई फसलों के आने से लोगों के जीवन में नई नई चीजें आने लगी और जमीन आसमान का फर्क आ गया। जो चीजों की पैदावार कम होती थी, आलू जैसे खाद्य पदार्थ के पहुंचने से लोगों के अंदर जो भूखमरी की जैसी स्थिति हुआ करती थी वो समाप्त हो गई धीरे धीरे। इसके बाद क्या हुआ? साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीब लोगों का पेट अच्छी तरह से भरने लगा और वो लोग जो है ऐसी चीज़ों का उत्पादन तेजी से करने लगे और लोगों के अंदर जो भूखमरी थी, जो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी वो समाप्त होने लगी धीरे धीरे। इसके बाद आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर, आयरलैंड के जो गरीब थे, जो काश्तकार थे, जो मजदूर लोग हुआ करते थे, वो पूरी तरह से आलू पर निर्भर हो गए। क्या हुआ? एक टाइम पे वहाँ पे 1840 के दशक में बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी। आलू की फसल जब खराब हो गई तो उस समय क्या हुआ? जो काश्तकार गरीब लोग जो हुआ करते थे आयरलैंड के, वो भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मारे गए उसमें। इसके बाद फिर क्या हुआ? विजय, बीमारी और व्यापार, युद्ध बीच बीच में होते थे। उनके युद्ध होने से विजय हुई और बीमारियां एक देश से दूसरे देश को गई और लोगों ने एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया। 15वीं-16वीं शताब्दी तक यूरोप में समुद्र के जरिए विश्व स्तर पर चीजों का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। समुद्र मार्ग के जरिए विश्व में 15वीं-16वीं शताब्दी में विश्व में चीजों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। व्यापारियों के माध्यम से लोग अपने यहाँ की चीजों का दूसरे देशों में ले जाया करते थे और वहाँ पर बेचते थे, अच्छा मुनाफा कमाते थे। इसके बाद उस समय पुर्तगाली और स्पेन दो बहुत शक्तिशाली देश हुआ करते थे। पुर्तगाली और स्पेन बहुत शक्तिशाली देश हुआ करते थे जिन्होंने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया। यूरोपीय सेना केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी, वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों को भी अपने साथ ले जाया करती थी। यूरोपीय सेनाएं बहुत सारी बीमारियों को भी अपने साथ ले जाती थी और जैसे वो युद्ध में नहीं जीतती थी तो वहाँ के लोगों में ऐसी बीमारियाँ हो जाती थी इन लोगों के माध्यम से। अब जैसे एक चेचक साधारण सी बीमारी है, चेचक यहाँ के सैनिकों में रहती थी, लेकिन इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा होती थी कि लोगों के अंदर वो बीमारी असर नहीं कर पाती थी। लेकिन यूरोप जैसे ठंडे इलाकों में जब लोग जाते थे, यहाँ के व्यापारी लोग या सैनिक लोग, इनके शरीर की जो बीमारी थी उनके अंदर चली जाती थी, प्रवेश कर जाती थी। लेकिन उनके अंदर जो यूरोपीय देश थे उन लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी ठंडे देश होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, इसलिए वो बीमारी उन पे बहुत जल्दी हावी हो जाती थी। वहाँ के मवेशी, वहाँ के लोगों में ये बीमारियाँ बहुत जल्दी हावी हो जाती थी और लोगों को बहुत ज़्यादा महामारी जैसी स्थिति में पहुँचा देती थी। हजारों की संख्या में लोग ऐसी महामारियों से मारे जाते थे। बच्चों, हजारों साल से अलग थलग पड़े यूरोप के देश जहाँ पर कि बीमारियों से लड़ने की लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी, तो इस प्रकार बीमारियां यूरोपीय देशों के लोग जब जाते थे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, अमेरिका जैसे देशों के अंदर जो लोग रहते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। 19वीं सदी जब आई, उसके आते आते दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगी। बदलने का मेन कारण क्या था? चूँकि औद्योगिकरण हो रहा था, देशों का औद्योगिकरण हो रहा था। जब देशों में उद्योग लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, मजदूरों की ज़रूरत होगी, लोग उसमें मजदूरी करेंगे, लोगों को उसमें मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी, तो
विकास तो अपने आप होगा। तो इस प्रकार से दुनिया बदलने लगी तेजी से। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कार्य में काया पलट होने लगी देशों की। अब ये क्षेत्र, जब आर्थिक क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, जब तकनीकी क्षेत्र हमारे देश का मजबूत होगा, जब हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, नई नई तकनीक का यूज करेंगे, चीजों को बनाएंगे, तो सामाजिक राजनीतिक विकास होगा। राजनीतिक विकास होगा, लोग एक जगह इकट्ठा होकर काम करेंगे, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे, तो इस प्रकार से राजनीतिक विकास होगा। और जब वो काम करेंगे, उन्हें महीने का वेतन मिलेगा, तो उनका आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार क्या हुआ कि लोगों का जो जीवन है, जीवन स्तर में सुधार होने लगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी संबंधों नए ढर्रे में। विदेशी संबंध जो थे वो नए ढर्रे में ढलने लगे। एक देश से दूसरे, अभी तक क्या था कि उसी एरिया में ही लोग व्यापार करते थे, आसपास के लोगों को ही लोग जानते थे। लेकिन ये वैश्वीकरण होने से एक देश से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की संस्कृति, सभ्यता और खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान लोगों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचने लगी, यानी दूर दूर तक लोगों की जान पहचान होने लगी। इस बात फिर इन वर्षों में तीन प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तीन प्रवाह, तीन चीज़ों का प्रवाह। पहली चीज़ तो देखिए, खाने पीने की चीज़ों का प्रवाह, बीमारियों का प्रवाह, सैनिक लोगों का प्रवाह, मांस, ऐसी चीजें थी जो एक देश से दूसरे देश को जाया करती थी। इस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। किस प्रकार की? तो देखिए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो 18वीं सदी से आखिरी दशक तक अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में कार्न लॉ को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहाँ पे चीज़ों की पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही थी ब्रिटेन में। तो एक कार्न लॉ, मक्का जो होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। व्यापारी अपने यहाँ खरीद करके जमाखोरी कर रहे थे और गोदामों में भर लिए थे, बाजार में उसे बेचने के लिए नहीं निकाल रहे थे। तो कार्न लॉ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने कहा हम अपने यहाँ का कार्न लॉ दूसरे देशों में हम जो है कार्न को नहीं बेचेंगे। तो इस प्रकार से इस कानून के तहत कोई भी देश अपने देश के भोज्य पदार्थ को निर्यात करने से मना करने लगे। सभी देश कि अगर आप अपने देश की चीज़ों को हमारे यहाँ सप्लाई नहीं करोगे तो हम अपने देश की चीज़ों को सप्लाई क्यों करें। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने यहाँ के भोज्य पदार्थों को लोग एक दूसरे देश को बेचने से मना करने लगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जनसंख्या जब इतनी तेजी से बढ़ने लगी तो वहाँ खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होने लगी, कमी आने लगी। तो इस प्रकार भोजन की मांग बढ़ी। अब जब भोजन की मांग, जनसंख्या अधिक होगी तो भोजन भी उन्हें ज़्यादा चाहिए, तो भोजन की मांग बढ़ने लगी। तो भोज्य पदार्थों के जैसी चीज़ों की सामान जो भोजन बनने वाली जो सामग्री है, उन चीज़ों का उत्पादन पे जो वहाँ के जार हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, ऐसी चीज़ों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, इस पर ध्यान देने लगे। इससे पहले लेकिन इतनी जल्दी में तो कोई चीज़ हो नहीं जाती। तो कुछ टाइम के लिए ऐसा समय आया जब भुखमरी आने लगी। इंग्लैंड में क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से भुखमरी आने लगी। जो भी खाद्य पदार्थ थे वो सभी गोदामों में जमा हो गए थे। तो सरकार ने कार्न लॉ पर प्रतिबंध हटा दिया गया, और जब कार्न लॉ पर प्रतिबंध हट गया तो वो बाजार में बिकने लगा। अब जब कार्न लॉ बाजार में बिकने लगा, मक्का बाजार में बिकने लगा, तो लोग, दूसरे देशों के लोग भी अपने यहाँ की खाद्य सामग्री ब्रिटेन को पहुँचाने लगे। तो इस प्रकार से कार्न लॉ का जो प्रतिबंध था वो हट गया। बच्चों, ब्रिटेन में जब कार्न लॉ समाप्त कर दिया गया, उसके बाद फिर देखते हैं व्यापार ही किसी देश के विकास की सबसे बड़ी बात होती है। जब किसी देश में व्यापार जो है वो तेजी से विकास करेगा तो उस देश की आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। तो व्यापार को अगर देखा जाए तो वो किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अहम कड़ी होती है। व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया गया, किस प्रकार से व्यापार में वृद्धि की जाए, इस प्रकार इसको देखने के लिए नए नए तकनीकें खोजी जाने लगी, जिससे कि व्यापार में और अधिक इजाफा हो पाए। जैसे जैसे देखा जाए तो नए जहाज बनाए गए, रेलवे का निर्माण किया गया, जिससे रेलवे स्टेशन भी बनाने की जरूरत पड़ी। नए जहाज बनाए गए, जहाजों में सामान भर करके वायुयान के मार्ग से
और जलयान के मार्ग से जहाज़ों में सामान भर करके एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाने लगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक साथ कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए जहाज़ों का निर्माण किया गया। और जब जहाज़ बनाए गए तो कुछ कुछ दूर में स्टेशन होने चाहिए, तो उसके लिए स्टेशन बनाए गए जहाँ पे चीज़ों को उतार के दूसरी बाजार में बेचा जाएगा, फिर आगे ले जाएंगे, वहाँ से चीज़ों को ले जा कर के दूसरे जगह पे बेचा जाएगा। तो इस प्रकार से जगह जगह उस पर स्टेशन बनाने पड़े। इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। जब मजदूरों की ज़रूरत पड़ी तो मजदूर इनमें काम करेंगे तो उन्हें दैनिक भत्ता दिया जाएगा, महीने का भत्ता दिया जाएगा। तो धीरे धीरे उन मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे सामान का निर्माण होने लगा, भोजन का स्थानांतरण भी होने लगा। सामान का निर्माण होगा, लोग दूसरे देशों में जाएंगे, वो अपने यहाँ का भोजन लेकर के जाएंगे, वहाँ के लोग देखेंगे कि इनके यहाँ का भोजन इतना टेस्टी है तो हम भी बनाने की कोशिश करें। इस प्रकार से भोजन का स्थानांतरण भी होने लगा, यानी सब एक दूसरे से जुड़ते चले गए। कड़ी के आकार में सब एक दूसरे से जुड़ते हुए चले गए। वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। जिस देश में जल्दी से तकनीक का विकास हो गया, उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। और जिस देश में तकनीकी यानी उद्योगों का विकास देर से हुआ, उस देश की आर्थिक स्थिति काफी बाद में उनका सुधार हुआ। जैसे अगर रूस को देखा जाए तो वहाँ की आर्थिक स्थिति का सुधार काफी देर से हुआ, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों का निर्माण काफी देर से किया गया, वहाँ पर तकनीकी का विकास काफी देर से हुआ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा। मांस खाना एक महंगा सौदा था। मांस खाना महंगा सौदा क्यों था? क्योंकि वो पानी वाले जहाज़ों में पोतयान से लेकर के जानवरों को लेकर के जाते थे। अब होता क्या था कि जानवर किसी जहाज में अगर भर करके भेजे जाते थे तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, और कई बार तो ऐसा होता था यहाँ से इस कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुँचते पहुँचते, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुँचते पहुँचते वो क्या होता, आधे उसके जो मवेशी होते थे, आधे जानवर जो होते थे वो बीमार हो जाते थे, कुछ तो मर जाते थे। तो मांस बहुत कम मात्रा में वहाँ पर सीमित मात्रा में पहुँचता था, इसलिए ये यूरोप के बाज़ारों में बहुत महंगा था। तो यूरोप के जो आम जनता थी, वो आम जनता सभी लोग जो है मांस को खा पाना सबके बस की बात नहीं होती थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत महंगा सौदा था। तो इसे सोचा गया कि किस प्रकार से ऐसा किया जाए कि ये जानवरों को डायरेक्ट यहाँ ना भेज करके उनका मांस अगर यहाँ तक पहुँचाया जाए तो वो जगह भी कम घेरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मांस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा पाएगा, पहुँचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ क्या, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए फ्रिज वाले जहाज बनाए गए। क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचने में महीनों लग जाते थे, तो ऐसे अगर मांस को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, ब्रिटेन से अगर दूसरे देशों में यूरोप में लाया जाएगा तो महीनों लग जाएंगे। तो ऐसे तो कच्चा मांस खराब हो जाएगा। तो फ्रीज वाले जहाज़ों का निर्माण किया गया। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवर नहीं आते थे, मवेशी नहीं आते थे, वहाँ से जानवरों को काट करके डायरेक्ट उनका मांस यूरोप में लाया जाता था। और जब यूरोप में मांस लाया जाता था और जहाज़ों में उतनी ही जगह में बहुत सारा मांस आ जाता था, तो ज़्यादा मात्रा में जब यूरोप की बाज़ारों में मांस आने लगा तो मांस की कीमत घट गई और सभी लोग मांस पेट भर के खाने लगे। उसके बाद फिर देखा जाए तो 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, किस प्रकार से उपनिवेशवादों का विकास होने लगा, किस तरह से विस्तार होने लगा, लोग एक दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाने लगे। तो इसमें देखा जाए तो उपनिवेशवाद, जब कोई मजबूत देश, उपनिवेशवाद होता क्या है, जब कोई मजबूत देश विकसित देश पर किसी कमजोर देश पर हुकूमत करने लगता है और उस देश की सभी राजनीतिक शक्तियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहाँ पर अपनी हुकूमत अपने अनुसार उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को अपने अनुसार चलाने लगता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जो शक्तिशाली कंट्री होगी वह कमजोर के यहाँ जाकर के राजनीतिक आर्थिक स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेती, वही उसका उपनिवेश बन जाता। जैसे ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन के जो नागरिक थे उन लोगों ने हमारे यहाँ आकर के हमारे देश को यानी भारत को अपना उपनिवेश बनाया था।
इस प्रकार इसमें जो पिछड़ा देश होता था उसकी राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी, और जो उपनिवेश, जो शक्तिशाली देश आता था उनके यहाँ पर, वो अपना उपनिवेश बना लेता था और उसकी राजनीति के अनुसार देश के सभी कायदे कानून चलते थे। पेस्ट या मवेशी प्लेग एक ऐसी बीमारी थी बच्चों, अगर सबसे पहले देखा जाए तो अफ्रीका के लोगों को यूरोप के लोग अपना मजदूर बनाना चाहते थे कि हमारे यहाँ आए और हमारे जो व्यापार चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ जहाज़ों का निर्माण हो रहा, रेलवे बनाई जा रही है और रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उनमें ये लोग मजदूरी करें, ये लोग अपना काम करें काश्तकार के रूप में। तो अफ्रीका के लोग जो थे वो इतना संपन्न थे, अपनी खेती और अपने जानवरों को चराते थे, वो किसी दूसरे की गुलामी नहीं करना चाहते थे, दूसरे की मजदूरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो मना करते थे कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। तो रिंडरपेस्ट या मवेशी बीमारी, लेकिन एक टाइम इसी बीच में आया कि जो उनके मवेशी थे, मवेशियों में एक प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, और प्लेग की बीमारी इतना भयानक रूप ले लिया था उसने कि 90% जो जानवर थे उनमें रिंडरपेस्ट की बीमारी हो गई। 90% जानवरों में रिंडरपेस्ट की बीमारी हो गई, जिसमें 90% जानवर जो है वो मारे गए। अब 90% जानवर मारे गए तो कितने बचेंगे? 10% जानवरों के सहारे वो क्या करते? अब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। 1880 के दशक में आखिरी वर्षों में उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। वो अफ्रीका के लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, इसलिए उनके पास एक ही विकल्प था कि वो यूरोपियों के लिए काम करें। उनके खुद के पास कोई काम नहीं बचा था, क्योंकि उनके जानवर 90% जानवर मारे गए थे, तो उनके पास एक ही विकल्प था कि वो यूरोपियों के लिए काम करें, उनके जहाज़ों का निर्माण में सहयोग करें। इस प्रकार प्रवासियों को बहला फुसला करके ले जाया जाता था। जो मजदूर थे उनको बहला फुसला करके ले जाया जाता था, सही से बताया भी नहीं जाता था कि कहाँ पे आपको ले जाया जा रहा है, कौन सा काम आपको करना है, कितने दिन की नौकरी है, कितने दिन बाद तुम्हें यहाँ वापस भेज दिया जाएगा, क्या तुम्हें वहाँ तनख्वाह मिलेगी, कुछ भी नहीं बताया जाता था उनको। बस उनको बहला फुसला करके मीठी मीठी बातों में रख करके उनको ले जाया जाता था, और जितने दिन का अनुबंध कराया जाता था उतने दिन तो बीत जाते थे, लेकिन उन्हें वापस कभी भी उनके पुनर्वास में कभी भेजा नहीं जाता था। तो इस प्रकार से लोग इसे नई दास प्रथा कहने लगे। 1921 में इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बच्चों उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। उस टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आया जब सभी यूरोपीय देश एशिया जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों में गए, जो वहाँ पे विकासशील देश थे, उनको अपना उपनिवेश बनाने लगे और अपना उपनिवेश बनाते थे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते थे और उन देशों में अपनी हुकूमत चलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी हुकूमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी, उनकी निरंकुशता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि लोग उनसे परेशान हो जाते थे और लोग आंदोलन करते थे, और कैसे भी करके उसे अपने उन उपनिवेशों से, उन देशों से जो शक्तिशाली देश थे, उनसे अपने देश को स्वतंत्र करा लेते थे। तो इस प्रकार से लोगों ने अपने देशों को स्वतंत्र कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी देश स्वतंत्र होते चले गए। ब्रिटेन जैसा देश जो सभी महाद्वीपों में उसके उपनिवेश थे, वो एक टाइम ऐसा आया कि अपने ही देश में सिमट के रह गया, सभी देश उससे स्वतंत्र हो गए। तो बच्चों उपनिवेशी भूमंडलीकृत विश्व का बनना आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि समरी टाइप का मैंने पूरा आपको लेसन समझा दिया है। किस प्रकार से एक देश से दूसरे देश चीज़ों का लाना ले जाना, और किस प्रकार से बीमारियों का लाना ले जाना, खाद्य पदार्थों का ले जाना, इस प्रकार से एक दूसरे देशों में तकनीकी का डेवलपमेंट होना, सभी कुछ संभव हो पाया इस भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसे ही हम कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ गए सभी आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट लेसन आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।